नमस्कार, आप इस वक्त आज तक में हैं और हमारे साथ अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री इस खास मुलाकात के लिए हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे बात करने के लिए। मैं शुरुआत करना चाहूँगा जो कल हुआ राजौरी गार्डन में बाईपोल्स थे, उसमें आपके विधायक ने वहाँ पे रिजिग्नेशन दिया, उसके बाद पंजाब में चुनाव लड़ने गए, उसी की वजह से ये बाईपोल्स हुए। आप अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। जो 2 साल पहले 67-70 में से सीट लेकर आए थे, वो अपनी जमानत वहां नहीं बचा पाए। किस तरह से देखते हैं आप इसको? जर्नैल सिंह जी वहां से छोड़ के पंजाब से चुनाव लड़े थे। उसको राजौरी गार्डन की जनता ने ठीक नहीं लिया। राजौरी गार्डन पिछले 10-15 दिन में जब वहाँ पे कैंपेनिंग के लिए हमारे वॉलंटियर्स जा रहे थे, मैं उनसे बात कर रहा था, तो फीडबैक कांस्टेंट यही था कि लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं कि भाई आप बीच में छोड़ के क्यों चले गए, आपने हमें धोखा दिया, आपने हमें धोखा दिया। लेकिन वो राजौरी गार्डन की जनता ने अपने गुस्से का इजहार किया एंड द एंगर वाज टू मच। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि दोबारा वही गलती हुई जो शायद 2013 के बाद हुई थी, उसके बाद भी यही बातें करनी पड़ी थी लोगों को समझाने के लिए? शायद दोबारा से वही मिस्टेक दोहराई गई। आई एग्री विद यू। मैं अभी जर्नैल सिंह जी से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि सब लोग बोल रहे हैं कि मेरे जाने की वजह से हार गए हैं, लेकिन हमारी पार्टी में इस तरह का कल्चर नहीं है, तो कांग्रेस का कल्चर है। हार जीत गए तो राहुल नहीं, तो मैंने इसीलिए मैंने कहा जर्नैल को दोष नहीं दे रहे। आइडिया, जर्नैल पंजाब से चुनाव लड़ा, ये पार्टी का डिसीजन था, जर्नैल का डिसीजन, सबका कलेक्टिव डिसीजन था। उस डिसीजन को जनता ने अच्छा नहीं लिया। जनता बहुत नाराज थी कि भाई यहाँ से जीते, हमने 5 साल के लिए वोट दिया और अब बीच में छोड़ के क्यों चले गए, वो गुस्सा था। एमसीडी चुनाव अब 23 तारीख को है। जो यूजुअली जब भी आम आदमी पार्टी चुनाव करती है तो सही कहा जाता है मेक और ब्रेक चुनाव है आम आदमी पार्टी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है क्योंकि आप काफी झगड़ा रहा है एमसीडी से, दिल्ली की काफी व्यवस्था एमसीडी संभालती है, उसमें आप कई पिछले सालों में चाहे डेंगू की बीमारी हो, चाहे गंदगी का हो, उसमें एमसीडी और आपके बीच में काफी मनमुटाव रहा। आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चुनाव है। ये जो राजौरी गार्डन की सीट आप हारे हैं, इसका क्या आप असर देखते हैं? इसका असर नहीं पड़ेगा। और मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं कि 10 साल से दिल्ली नगर निगम में एमसीडी में बीजेपी का राज है। 10 साल के अंदर अगर आपको एक काम नजर आता हो, दिल्ली सरकार में हमने 2 साल में बहुत काम किए, वो अभी मैं बताऊंगा, लेकिन एक अच्छा काम जो बीजेपी वालों ने 10 साल में एमसीडी में किया, मुझे बता दीजिए। एक भी काम नहीं किया। 10 साल के अंदर चारों तरफ दिल्ली में इतना कूड़ा, इतना कूड़ा, इतना कूड़ा, इतने मच्छर, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब इनका काम था। अगर अभी भी जो भी व्यक्ति बीजेपी को वोट देगा, इसका मतलब वो एज इट इज दिल्ली ऐसी ही रहेगी, ऐसे ही कूड़ा कूड़ा चलता रहेगा, उसको वोट दे रहा है। अब समय आ गया है बीजेपी को बदलने का एमसीडी में, क्योंकि बदलाव चाहिए। अब दिल्ली को साफ करना है सबको मिलके। दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने 2 साल में इतने काम किए हैं, जनता बहुत खुश है उसको लेके, सब लोग बोल रहे हैं। तो अब इसीलिए जनता आम आदमी पार्टी को वोट देगी, ना कि नगर निगम को वोट देगी। कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता है आपको कि बात जो एमसीडी चुनाव की है तो बीजेपी वहां पर है, उसके बारे में बात होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं आपके काम को लेकर भी बात उठ रही है, दिल्ली सरकार और बीजेपी दोनों के काम का कंपैरिजन एक बन रहा है, उसको लेकर एक बात उठ रही है। मतलब ये एक्चुअली गलत है। हमारे काम की चर्चा होनी चाहिए, हम बहुत खुश हैं। हम चाहते हैं कि हमारे काम की चर्चा 24 घंटे होनी चाहिए। वी आर अकाउंटेबल, हम अकाउंटेबल है जनता के प्रति, मीडिया के प्रति। लेकिन पूरा का पूरा चुनाव केवल और केवल दिल्ली सरकार के ऊपर आके टिक गया है। दिल्ली नगर निगम के अंदर कितने घोटाले हुए, उन्होंने कितना पैसा खा गए। दिल्ली की काफ़ी सारी जनता को तो ये भी नहीं पता कि सफाई करवाने की जिम्मेदारी नगर निगम की है। जैसे मैं एक एरिया में गया, वहाँ पे एक बूढ़ी अम्मा मिली, बोली भाई तुमने बिजली ठीक कर दी, बहुत अच्छा करा, तुमने पानी सस्ता कर दिया, बहुत अच्छा करा, मोहल्ला क्लिनिक भी खुल गया, स्कूल भी बच्चे हो गए, लेकिन हमारे गली के अंदर इतना कूड़ा हो रहा है, ये तूने साफ नहीं कराया। तो मैंने कहा अम्मा इसीलिए तो आया हूँ, ये कूड़ा साफ कराने की जिम्मेदारी नगर निगम वालों की थी, मेरी नहीं थी। तो कहती है ये तो हमको पता ही नहीं। तो दिल्ली नगर निगम दिल्ली की सफाई करवाता है, बीजेपी की जिम्मेदारी थी 10 साल से सफाई कराने की, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। इसीलिए आज आपके प्रोग्राम में सबको जानना जरूरी है कि दिल्ली के अंदर इतना कूड़ा है, इतने मच्छर हैं, ये दिल्ली नगर निगम एमसीडी बीजेपी की वजह से या 10 साल की वजह से। इस बार ध्यान से वोट देना, अगर दोबारा बीजेपी को वोट दे देते कूड़ा एज इट इज रहेगा और आप आम आदमी पार्टी को वोट दो,
1 साल के अंदर दिल्ली चमका के दिखा दूंगा। आप जब भी बात करते हैं आप कहते हैं मुझे लोग मिले, उन्होंने कहा कि आपके काम की तारीफ हुई। क्या आपको लोग मिले जो नाराज भी हैं आप लोगों से? राजौरी गार्डन के तो लोग आपसे नाराज दिख रहे हैं, उन्होंने आपको दिखाया कि चुनाव जहां जो नाराजगियां हैं मैंने बता दी। राजौरी गार्डन के लोग किस वजह से नाराज थे मैंने बता दिया। लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एक इस तरह का शायद अरविंद केजरीवाल का जो एम्बिशन है वो इतना ज्यादा था, पंजाब चले गए, खुद मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कोई डिपार्टमेंट नहीं लिया हुआ, सुपरवाइजरी मुख्यमंत्री हैं, आपकी कैबिनेट में अभी एक सीट खाली पड़ी है, आपने उसको नहीं भरा, तो गवर्नेंस को लेकर सीरियस नहीं है। इसके ऊपर सवाल ऑपोजिशन भी उठाती है, कई जगह लोग भी उठाते हैं। नहीं, लोग नहीं उठाते। सरकार अच्छी चल रही है। दिल्ली के अंदर पिछले 2 साल में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इसमें इतने काम हुए हैं कि इन लोगों की सरकारों ने 15-15 साल में इतने काम नहीं किए जितने हमने किए। पहली चीज़ तो मैं आपको बताता हूँ कि 5 ऐसे बहुत बड़े बड़े माफिया थे दिल्ली के अंदर जिसको हमने डिमोलिश किया है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा माफिया था, बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े कॉलेजेस जिनमें लाखों रुपए की डोनेशन चलती है, ये किसके थे? ये बहुत बड़े बड़े नेताओं के हैं, सब लोग जानते हैं, बड़े बड़े नेताओं के कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े नेताओं के स्कूल हैं। 2 साल से मनीष सिसोदिया ने इन स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी, डोनेशन का सिस्टम खत्म कर दिया, सरकारी स्कूलों को अच्छा कर दिया। ये सारा शिक्षा माफिया आज मनीष सिसोदिया के पीछे पड़ा हुआ है। ड्रग माफिया था, अस्पतालों के अंदर फर्जी बिल लगते थे दवाइयों के, आधा शेयर करते थे। इस पूरे दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पतालों के अंदर सतिंदर जैन ने सारी दवाइयां फ्री कर दी, सारा सिस्टम ठीक कर दिया। ये सारा ड्रग माफिया जो है इसको खत्म किया है। टैंकर माफिया चलता था, उत्तम नगर में डेली 400 टैंकर जाया करते थे, आज एक भी टैंकर नहीं जाता। घर घर के अंदर पाइपलाइन से पानी पहुंचा दिया। दिल्ली की 309 कॉलोनियों के अंदर 2 साल के अंदर पानी पहुंचा दिया। टैंकर माफिया को डिमोलिश किया है। ठेकेदारों का माफिया था, इतने ओवर इन्फ्लेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, एक फ्लाईओवर बना 325 करोड़ का बनना था, हमने 200 करोड़ में पूरा कर दिया। पहले 325 करोड़ का फ्लाईओवर 1000 करोड़ में बनता था, सारा पैसा खा जाते थे। ठेकेदारों का माफिया खत्म किया। तो इस तरह के ये जो बहुत बड़े बड़े एंट्रेंस्ड माफिया थे इनको डिमोलिश किया है। बहुत बड़े बड़े लोगों से पंगा लिया। ये बिजली कंपनियों का माफिया था, हर साल बिजली के दाम बढ़ाते थे। इनको ये सारे पीछे पड़े हुए हैं। ये सारे बीजेपी वालों के पास गए और अब मनीष सिसोदिया पे 3 केस कर दिए, सतिंदर जैन के ऊपर 4 केस कर दिए। सुन रहे हैं कि मनीष सिसोदिया और सतिंदर जैन को गिरफ्तार करने वाले हैं। हमारा दफ्तर छीन लिया, हमारे दफ्तर के ऊपर ताला लगा दिया इन लोगों ने। क्यों? क्योंकि गरीबों के लिए काम किया, आम आदमी के लिए काम किया। ये हमारे पीछे पड़े हैं, हमें तोड़ना चाहते हैं कि हम लोग टूट जाएं। यही मैसेज लेके आप पंजाब गए थे, इसी तरह की बातें आप अपनी सभाओं में करते थे। पंजाब की जनता ने तो आपको सिरे से नकार दिया। वहां पे तो आप 100 सीट का दावा कर रहे थे। मुझे याद है, मैं और आप साथ बैठे थे, आपने मुझे कहा था कि 100 सीट आएंगी। पंजाब के अंदर खेल हुआ बहुत बड़ा, पंजाब के अंदर बहुत बड़ा खेल हुआ। मैंने पहले भी बोला था कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये जनता का मैंडेट नहीं है, ये ईवीएम का मैंडेट है। किसी ना किसी दिन मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मैं सबूत रखूंगा जनता के सामने। अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन बुलाने वाला है सबको कि आइए हैकाथॉन में आइए, करके दिखाइए। तो ये अखबारों में छप रही है, कोई प्रेस रिलीज नहीं दी इलेक्शन कमीशन ने। अगर ऐसा बुलाए इलेक्शन कमीशन, जाएंगे आप? सारे जाएंगे, बहुत लोग जाएंगे, पूरी दुनिया के अंदर से। क्यों आपको लगता है कि आउटरीच नहीं है? ये इतना बड़ा इशू है, जैसे आप कहते हैं कि जनतंत्र खतरे में पड़ जाएगा अगर इस तरह से होगा। जनता क्यों गुस्से में नहीं दिखाई पड़ रही? लोग सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि हार गए तो ईवीएम की गलती, जीत गए तो हमारा काम बहुत बढ़िया था? नहीं, ऐसा ये कहना गलत है, क्योंकि अगर आप ईवीएम के ऊपर मुद्दा उठाएं, अगर पिछले 5-7 महीने के अंदर जितने सबूत सामने आए हैं ईवीएम की गड़बड़ियों के, पहले कभी नहीं आए। पुणे से सबूत आए, पुणे के अंदर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को 0 वोट मिले। वो कह रहे जी मैं अपना वोट तो डाल के आया था, मेरा वोट कहाँ गया, मेरे परिवार का वोट कहाँ गया? 0 कैसे मिल सकते हैं? भिंड के अंदर 20 पत्रकारों की मौजूदगी में जब बटन दबाए गए, कोई भी बटन दबाओ बीजेपी को वोट पड़ रहा है। कुछ तो गड़बड़ थी उस मशीन के अंदर। धौलपुर के अंदर 200 में से 18 मशीनों में ये गड़बड़ पाई गई कि कोई भी बटन दबाओ और बीजेपी को वोट पड़ रहा है, कोई भी बटन दबाओ। अगर मशीन में गड़बड़ है, मशीन में तकनीकी खराबी है, तो कोई मशीन कांग्रेस को वोट देगी, कोई मशीन बीजेपी को, सारी मशीनें बीजेपी को ही क्यों वोट दे रही हैं? तो इससे एक शक पैदा होता है कि अंदर सॉफ्टवेयर बदला गया है, और अगर अंदर सॉफ्टवेयर बदला गया है तो फिर चुनाव डालने का कोई मकसद ही नहीं है। तो फिर जो आप आउटरीच की बात कर रहे हैं, अभी हम जगह जगह जा रहे हैं, जगह जगह जनता एक ही बात बोल रही है दिल्ली में
कह रहे जी हम तो आपको वोट देंगे, मशीन का क्या होगा? अगर सारे वोट कमल को ही डालेगी मशीन तो वोटिंग का कोई मतलब ही नहीं। ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी से हार का बहाना ढूंढा जा रहा है? ऐसा क्यों मतलब लोग ये कह रहे हैं कि ये सब बातें कर करके अपनी हार का बहाना ढूंढ रहे हैं? मान लीजिए अगर ईवीएम में इतनी ही गड़बड़ी होती तो फिर बीजेपी कोई भी चुनाव हारती ही क्यों? सारे चुनाव क्यों ना जीत जाती? दिल्ली में आपको क्यों इतना बड़ा बहुमत मिलता? क्यों बिहार में नीतीश कुमार जीत जाते? इस तरह की जो चीजें आपने जो इलेक्शन था उससे पहले आपने एक ट्वीट भी करा था कुछ समय पहले, 2 साल पहले जहां तक मुझे याद है, उसमें आपने कहा था कि दिल्ली कैंट में भी ऐसा हुआ। अगर उस समय उसके बाद आप चुनाव जीते 67 सीट आई तो आपने उसके बारे में बात करनी बंद कर दी। तो जब सूट करे तब ईवीएम में टैंपरिंग हुई है, जब ना करे तो ईवीएम में सबूतों की बात कर रहे हैं। हम केवल एक चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं। हमने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती, हमने तो कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। हरियाणा के अंदर बीजेपी जीती, हमने तो कुछ नहीं कहा। आसाम के अंदर बीजेपी जीती, हमने तो कुछ नहीं कहा। महाराष्ट्र में जीती, झारखंड के अंदर जीती, हमने तो कुछ नहीं कहा। जब सबूत सामने आते हैं, भाई 20 पत्रकारों की मौजूदगी में अगर एक मशीन पे बटन दबाते जाओ और सारे, तो प्रश्न तो उठेंगे। धौलपुर के अंदर 200 में से 18 मशीनों में अगर इस तरह की, हो सकता है दूसरों में भी हुई हो, पकड़ी 18 मशीनें गई, तो प्रश्न तो उठेंगे। दूसरी चीज, जो प्रश्न उठाए उसको मीडिया को ये कह के बेइज्जत नहीं करना चाहिए कि हार गए तो। अगर ईवीएम में गड़बड़ है तो ये आपकी जिंदगी का भी सवाल है, मेरी जिंदगी का भी सवाल है। ईवीएम में गड़बड़ है तो कुछ बचेगा ही नहीं इस देश में। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी आपके साथ हैं इसमें पूरे ईवीएम वाले मसले पे? सर सारों सबको मेरे को कल पता चला कि बीएसपी ने और शायद कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके ऊपर केस भी किया है। तो बहुत सारी पार्टियां साथ आ रही हैं, कुछ बोल रही हैं, कुछ केस कर रही हैं। मैं एक बस आखिरी सवाल एक आपसे और पूछना चाहूंगा कि आप इंजीनियर खुद हैं, जो इलेक्शन कमीशन है उसने सीधा नकार दिया है। उसने कहा कोई तरीका ही नहीं है, पूर्व इलेक्शन कमिश्नर से लेकर अभी तक जब से ये यहां पर आया है फुल प्रूफ है, इसमें किसी तरह की टैंपरिंग नहीं हो सकती। क्या सोचकर आपने कहा कि हम इसको हैक कर लेंगे? ऐसा क्या कर सकते हैं? मोटे इतने सारे जो मैंने एग्जाम्पल दिए, अगर फुल प्रूफ है तो भिंड की मशीन सारे बटनों के ऊपर बीजेपी को वोट क्यों दे रही है? सॉफ्टवेयर को टेम्पर किया गया। धौलपुर की 18 मशीनें सारे बटन को क्यों दे रही है? सारे बटन कमल को वोट क्यों दे रहे हैं? उस पुणे के कैंडिडेट की वोट कहाँ गई जो उसकी अपनी वोट पड़ी थी? इस तरह से पंजाब के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स निकले। नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका तो अपने से ज़्यादा टेक्निकली एडवांस है। अमेरिका में भी बीच में ईवीएम आई थी, उन्होंने बंद कर दी। उन्होंने कहा कि ईवीएम टेम्पर की जा सकती है, टेम्पर प्रूफ नहीं है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि उनका ईवीएम और हमारी ईवीएम बहुत फर्क है। उनका हमारा मतलब ज्यादा एडवांस है। हमारा ईवीएम उनके हिसाब से कि वो उनको भेज दो, क्योंकि ऑनलाइन वहां पे अमेरिका वाला जो ईवीएम था वो ऑनलाइन कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होता था, हमारा किसी तरीके से कनेक्टेड नहीं है, तो वो हैक नहीं हो सकता। उनका ये कहना है। उनका ये कहना होगा, लेकिन हैक नहीं भी हो सकता। उसके अंदर 100 तरीके हैं जिसके जरिए ईवीएम को टेम्पर किया जा सकता है। जी, अगर अपना इतना ही अच्छा है तो अमेरिका वालों से बात करके हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम उनको कह सकते हैं भाई हमने एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हमने अमेरिका से ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी। जर्मनी ने बंद कर दिया, यूरोप ने बंद कर दिया, सारी कंट्रीज जिन लोगों ने, जापान से हमारी चिप जो है जो ईवीएम में डलती है वो 2 कंट्रीज से आती है। अमेरिका की माइक्रोचिप्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से आती है, वहाँ पे ईवीएम नहीं यूज़ होती, वहाँ से आती है। जापान से रेनेसां करके एक कंपनी है, वहाँ से आती है, वहाँ पे ईवीएम यूज़ नहीं होती। जापान में भी पेपर बैलेट यूज़ होता है सारे। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कैसे एक्चुअली ये टेम्पर करते हैं, मुझे अभी नहीं पता, लेकिन 10 तरीके हैं जिससे टेम्पर किया जा सकता है। एक तरीका आपको बताता हूँ। चिप बनती है जहाँ पे जापान में, मान लो जिस कंपनी में, उस चिप के अंदर बनाते वक्त उन लोगों ने कोई कोड डाल दिया, कोई वायरस डाल दिया, कोई बग डाल दिया, कोई ट्रोजन हॉर्स डाल दिया उसके अंदर, वो चिप इंडिया आई। अब आरटीआई के अंदर इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है कि जो चिप वो बना के भेजते हैं उसको पढ़ने की हमारे पास कोई कैपेसिटी नहीं है, उसको पढ़ा भी नहीं जाता, उसके अंदर उन्होंने क्या डाल के भेजा। तो आप कैसे कह सकते हो कि चिप के अंदर कुछ गड़बड़ नहीं है? मतलब बीजेपी दूसरी कंपनीज को भी इन्फ्लुएंस करके वो कर सकती है, तो कांग्रेस भी हो सकता है टाइम पे ईवीएम आए तो वो भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आप पॉसिबिलिटीज पूछ रहे हो। पॉसिबिलिटीज में आज आपको 10 पॉसिबिलिटीज दे सकता हूँ कि जिसके जरिए, तो अगर वहीं से सोर्स के ऊपर ही अगर चिप के अंदर ही गड़बड़ होके आ गई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी नहीं पता, इलेक्शन कमिश्नर को भी नहीं पता, डीसी को भी नहीं पता, रिटर्निंग ऑफिसर को भी नहीं पता, पुलिस, किसी को नहीं पता। अगर एमसीडी जीते तो हमारी ईवीएम की लड़ाई जारी रहेगी, चाहे जीते चाहे हारे, हमारी ईवीएम की लड़ाई जारी रहेगी जब तक ईवीएम को रिप्लेस करके बैलेट पेपर। अगर आप एमसीडी जीते और उस ईवीएम की जांच कराई जाए तो आप उसके लिए तैयार होंगे? हम तैयार हैं। हम आज भी कह रहे हैं जीते तो दोबारा बैलेट पेपर करा लेना, हमें उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मैं अब ईवीएम से आगे बढ़ना चाहूंगा। दिल्ली में एक अभी फिलहाल एक इस तरह का माहौल बना हुआ है कि
आम आदमी पार्टी, जैसे गवर्नेंस के ऊपर आपके सवाल उठाए गए, करप्शन एक ऐसा मुद्दा था जो आम आदमी पार्टी का जिससे उठकर आप आए। करप्शन का एक ऐसा मुद्दा था कि ये सोच नहीं सकते थे कि आम आदमी पार्टी इस बॉक की पार्टियों से अलग है। हाँ, मतलब सर अभी क्योंकि लगता नहीं है कि वो प्राइम मतलब मेन मुद्दा है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि आपके ऊपर वो क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। मैं एक छोटा सा शुंगलू कमेटी की एक रिपोर्ट से मैं 2-3 उठा लेता हूं, उसके बाद फिर हम उसके आगे बात करते रहेंगे। एक सीबीआई ने अभी एक सबसे पहले एक प्राइमरी इंक्वायरी शुरू करी है सत्येंद्र जैन के खिलाफ। वो हेल्थ मिनिस्टर हैं आपके। हवाला के मामले में उन्हें बोला जा रहा है कि उन्होंने काफी पैसे का इधर उधर किया। आपके ही मिनिस्टर हैं, आप कहते हैं कि आप किसी तरह इस तरह के लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इस तरह की आवाजें उठती हैं, आपने जब आपकी पार्टी बनी थी उससे पहले आप जब आंदोलन करते थे 15 मिनिस्टर्स की एक लिस्ट निकाली थी, उनके ऊपर तब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। आपने कहा था इन सबको रिजाइन कर देना चाहिए। सत्येंद्र जैन क्यों बैठे हुए हैं अभी तक आपकी कैबिनेट में? सर, 2 चीजें हैं। जैसा मैंने कहा कि हमने दिल्ली के बहुत बड़े बड़े माफिया को अटैक किया है, बहुत बड़े बड़े लोगों से पंगे लिए हैं, वो हमें छोड़ने वाले नहीं हैं। वो रोज कीचड़ फेंकेंगे, हमारे ऊपर रोज कीचड़ फेंकेंगे। जब भी हमारे किसी एमएलए या किसी मंत्री के ऊपर कोई भी आरोप लगता है, मैं उसकी सारी कागज पढ़ता हूँ, और मैंने हमेशा, कल मेरा बेटा भी अगर गड़बड़ करेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हमने खुद जब प्राइमा फेसाई एविडेंस कहीं पे स्ट्रांग मिला तो अपने मंत्रियों को रिजाइन करने के लिए फोर्स किया, उनको निकाल दिया। पहली पार्टी है जो ऐसा कर रही है। ये सारे कागज मैंने देखे हैं। सत्येंद्र जैन दिल्ली के बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे मंत्री बनने के पहले। उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं अपने बिजनेस में। उन करोड़ों रुपयों से उन्होंने कुछ जमीनें खरीदी थी 2007-2008 में, उसके आसपास। आज जब उन्होंने दिल्ली के ड्रग माफिया के ऊपर अटैक किया है, एज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर माफिया को अटैक किया है, तब वो कह रहे हैं 2007 में 2008 में जमीन खरीदी थी, वो गड़बड़ थी। कोई गड़बड़ नहीं है, मैंने देखे हैं। लेकिन उनकी इंक्वायरी जारी रहे। अगर जरा सी उनकी 2007 की भी गड़बड़ होती मैं बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन ये कीचड़ फेंका जाएगा। मनीष सिसोदिया के ऊपर क्या आरोप है? मनीष सिसोदिया का आप आरोप सुनोगे तो बड़े दंग रह जाओगे। वो टॉक टू ए के प्रोग्राम किया था जी। उसमें कह रहे हैं जब हमने फेसबुक को, ट्विटर को कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसकी टेंडरिंग नहीं की। फेसबुक तो एक ही कंपनी है ना। फेसबुक की टेंडरिंग करके फेसबुक कैसे आ सकता है? ट्विटर की टेंडरिंग करके इसके ऊपर मनीष सिसोदिया पे एफआईआर कर दी। तो मतलब जबरदस्ती ये दिखाना चाहते हैं टीवी के ऊपर, मनीष सिसोदिया पे एफआईआर, मनीष सिसोदिया पे एफआईआर, ये भ्रष्ट हो गए, ये जनता समझ रही है, जनता यही कह रही है, ये पीछे पड़े हुए हैं। ये लोग क्यों पीछे पड़े हुए हैं? ये हमें तोड़ना चाहते हैं। जैसे दूसरे ऑपोजिशन के नेताओं की सबकी फाइलें खोल रखी है इन्होंने, बीजेपी वालों ने, उनको आर्म ट्विस्ट करते हैं। हम मेरे ऊपर इन्होंने सीबीआई की रेड कराई कि कुछ मिल जाए केजरीवाल, कुछ नहीं मिला। हम इनसे टूट नहीं रहे, हम इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे, हम अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। हमारा दफ्तर छीन लिया इन्होंने, बताओ।